करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की और बात सबसे पहले बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि बीएसएससी की। बीते दिसंबर महीने में बीएसएससी की परीक्षा में पेपर लीक की शिकायत को लेकर आज पटना में भारी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनकारी छात्र सभी शिफ्ट की परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग लगातार उठा रहे हैं और इसी वजह से ये लोग राज्य के अलग अलग हिस्सों से राजधानी पटना में इकट्ठा हुए। मगर जैसे ही प्रदर्शनकारी छात्रों ने बीएसएससी दफ्तर की ओर बढ़ने की कोशिश की तो डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया। खबर यह भी है कि इस कार्रवाई में कुछ छात्रों को चोटें भी आई हैं। पेपर लीक के इस मामले में कब क्या हुआ हम आपको सब कुछ तफसील से आगे बताएंगे, लेकिन पहले आज पटना में हुए विरोध प्रदर्शन पर यह रिपोर्ट देखिए। कड़ाके की ठंड के बीच हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर छात्रों का ये प्रदर्शन नारेबाजी और आक्रोश उस बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ है जिसका पेपर दिसंबर महीने में लीक हुआ था। इसी के बाद से छात्र लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे थे और आज जब अपनी बात बीएसएससी तक पहुंचाने के लिए ये लोग राज्य के अलग अलग हिस्सों से पटना पहुंचे तो उन्हें पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। लाठीचार्ज की ये तस्वीरें पटना के डाक बंगला चौराहा की है, जहां छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। आगे बढ़ने के लिए प्रदर्शनकारी छात्रों ने जैसे ही इस बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की तो पुलिस को हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई से बचने के लिए छात्र इधर उधर भागते नजर आए। कोई सड़क पर गिरा तो कोई ई रिक्शा और सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिल से टकरा गया। कोई सड़क किनारे मौजूद दुकानों में छिपने की कोशिश करने लगा तो किसी ने संकरी गलियों में भागने की कोशिश की। पुलिस वालों ने इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन्हें काफी दूर तक दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिन्होंने लाठियां खाई हैं। इस सर्दी के मौसम में वो घायल हुए हैं और हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं, उनसे ही जानते हैं कि क्या आप लोग आज आप लोग किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीएसएससी का क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन एग्जाम से पहले आउट हर एग्जाम का है। इस बार तो बीएसएससी के लिए हम लोग स्पेशल उतरे थे। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट आए थे। अब लोकतंत्र है तो हम लोग तो रोड पे उतर के अपना बात मांग करना शांतिपूर्वक हम लोग जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया। 100 से अधिक लड़कों को बुरी तरीके से मारा गया है और कुछ लड़के को उठा के लेके आ गया। कहाँ लेके गया है कुछ पता नहीं है। किसी प्रकार का अनाउंसमेंट किया जाना चाहिए था, तो प्रशासन के द्वारा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है और निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज करते हैं नीतीश सरकार। ये हम लोग नहीं सहेंगे। आप इनको प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है उसका जांच कराना चाहिए और प्रश्न पत्र दिनों पालिका रद्द करना चाहिए, तो बजाय तो निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज करवाते हैं। प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस वालों पर बर्बरता का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पटना के स्पेशल मजिस्ट्रेट एमएस खान का कहना है कि छात्र तय रूट को छोड़कर डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे और पुलिस वालों से भिड़ गए और इसीलिए पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी। उन लोगों को प्रोसेशन निकालने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने इलीगल तरीके से प्रोसेशन निकाला। वो रूट दिए हुए थे जेपी गोलंबर से आने का, वो धोखा देकर एग्जीबिशन में घुस करके इधर आ गए। आते ही यहाँ पर बैरिकेडिंग को उलट दिया। पुलिस पर उन्होंने हमला करने का प्रयास किया, हिंसा पर उतारू हो गए। वैसी स्थिति में कानून का फर्ज बनता है कि विधि व्यवस्था को जो है बनाए रखने के लिए जो भी कदम उठाए वो उसने उठाया और इनको नियंत्रित किया और 5-6 लड़के को अरेस्ट किया गया। लाठीचार्ज के बाद बीएसएससी की परीक्षा देने वाले ये छात्र पटना के गांधी मैदान पहुंच गए और वहां आयोग के खिलाफ धरने पर बैठ गए। इन छात्रों का कहना है कि जब तक तीनों पालियों की परीक्षा रद्द करने समेत उनकी सभी मांगे नहीं मानी जाती, वो लोग अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। बीएसएससी की पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आज हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी थे वो पटना में जुटे थे और पटना विश्वविद्यालय से
लेकर बीएसएससी दफ्तर तक इनका विरोध प्रदर्शन करना था, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर पहुंचते ही वहां पर पुलिस और प्रशासन ने इनको रोका और फिर उसके बाद जमकर लाठीचार्ज हुआ और खदेड़ खदेड़ कर इन अभ्यर्थियों को जो है वो पीटा गया, जिसमें कई जो अभ्यर्थी हैं वो बताया जा रहा है कि वो घायल भी हो गए हैं। और उसके बाद ये तमाम अभ्यर्थी यहाँ पटना के गांधी मैदान में यहाँ पर जुटे हैं और आगे की रणनीति क्या होगी इसको लेकर यहाँ पर ये लोग बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि पूरी की पूरी परीक्षा जो है उसे रद्द किया जाना चाहिए। बीएसएससी पेपर लीक के विरोध में नाराज छात्रों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है, जिसको देखते हुए राज्य ने रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा चाक चौबंद कर रखी है। पटना से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे बिहार में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी परीक्षा का पेपर लीक हुआ हो। इससे पहले भी परीक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं, जिसकी गूंज सड़क से लेकर विधानसभा तक सुनाई दी गई है। लेकिन इस बार पेपर लीक पर छात्रों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने सरकार और बीएसएससी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि बीएसएससी ने कुल 2187 पदों के लिए 23 और 24 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें करीब 9 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। लेकिन परीक्षा के दौरान पेपर लीक हो गया, जिसके फौरन बाद पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई। जबकि छात्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए, क्योंकि इनके पेपर भी लीक हुए हैं। इसीलिए छात्र पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं, ताकि पेपर लीक के असली कसूरवारों को पकड़ा जा सके। हालांकि इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और मामले की जांच भी चल रही है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि उनके भविष्य को देखते हुए सरकार परीक्षा रद्द करके फिर से पेपर करवाए। सरकार ने माना है कि पहली पाली की जो परीक्षा था, जिसका प्रश्न पत्र वायरल हुआ था, लीक हुआ था, उसको सरकार ने माना और पहली पाली की परीक्षा को रद्द किया। लेकिन ये चाहते हैं कि दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा को भी पूरी तरीके से रद्द हो और फिर सरकार नए सिरे से जो है वो परीक्षा ले। अब यहाँ पे सरकार के खिलाफ इन अभ्यर्थियों ने हल्ला बोल कर दिया है और एक तरीके से चेतावनी भी दे रहे हैं कि 24 और 25 में दिखा दिया जाएगा जब चुनाव आएगा। लेकिन इनकी मांग यही है कि बीएसएससी की जो बाकी की 2 पालियों की परीक्षा हुई है उसे भी रद्द किया जाए और नए सिरे से पूरी परीक्षा ली जाए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना। अच्छी और सच्ची खबरों में आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। बात कैप्टन शिवा चौहान की, जिन्हें दुनिया के सबसे ऊंचाई पर मौजूद युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात किया गया है। और ये पहली बार है कि भारतीय सेना की ओर से किसी महिला अधिकारी की इस खतरनाक इलाके में तैनाती हुई है। बताया जा रहा है कि कैप्टन शिवा 15,632 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर ड्यूटी कर रही हैं और इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कैप्टन शिवा चौहान की तारीफ की है। बर्फ से ढके रास्तों पर सधे हुए कदमों से आगे बढ़ती हुई ये है सेना के फायर एंड फुरी कॉर्प्स की महिला कैप्टन शिवा चौहान, जिन्होंने अपने बुलंद हौसलों और मजबूत इरादों से दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में नारी शक्ति का डंका बजा दिया। जंग का ये ऐसा मैदान है जहां दुश्मन से ज्यादा मौसम जानलेवा है। सियाचिन में दिन का तापमान -21 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि रात में पारा -32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके बावजूद हमारे जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर मोर्चे पर 24 घंटे मुस्तैदी से डटे रहते हैं। और अब भारतीय सेना ने पहली बार किसी महिला अधिकारी को इस खतरनाक इलाके में तैनात किया है।
इस मौके पर भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की ओर से कैप्टन शिवा चौहान की फोटो ट्वीट करके उनकी हौसला अफजाई की गई है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इतिहास रचने वाली कैप्टन शिवा को बधाई दी। सियाचिन को 1984 में मिलिट्री बेस बनाया गया था और वहां पर 3000 सैनिक हमेशा देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इन्हीं में अब कैप्टन शिवा चौहान का नाम भी जुड़ गया है, जिनको 15,632 फीट की ऊंचाई पर बनी कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है और उन पर वॉर इंजीनियरिंग से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 3 महीने के लिए जब आप सियाचिन में ग्लेशियर पे ऊपर रहेंगी और खासकर कुमार बेस पे, और जो उसको इंजीनियरिंग टास्क मिले हैं उसको पूरा करेगी, उसको खुद भी बहुत अच्छा महसूस होगा और फौज को भी बहुत अच्छा लगेगा कि जो महिला अधिकारी हैं वो अब सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही हैं और कोई भी इनके लिए ऐसी कोई रुकावट नहीं, और मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसी चीज नहीं जो महिला अधिकारी फौज में नहीं कर सकती। कैप्टन शिवा के लिए कुमार पोस्ट तक पहुंचने का सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। उन्हें इस जगह पर तैनाती से पहले काफी कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। इस ट्रेनिंग के दौरान कैप्टन शिवा को दिन में कई घंटे तक बर्फ की दीवार पर चढ़ना सिखाया गया। इसी ट्रेनिंग के दौरान कुछ तस्वीरें भी सामने आई जो कैप्टन शिवा के मजबूत इरादों को साफ बयां कर रही हैं। मुझे लगता है जो जोश और जज्बा ये महिला अधिकारी दिखा रही हैं इसमें बहुत ही सराहनीय है और मुझे लगता है कि अब इस प्रकार से उन्होंने ट्रेनिंग पाई है, क्योंकि वो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, उसके ऊपर अमल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किस तरीके से वहां पे रहना है, किस तरीके से अवलांच रेस्क्यू मिशंस में कैसे कार्रवाई करनी है, किस तरीके से वहां पे अपने आप को संवारना है, किस तरीके से एक्लिमेटाइज करना है, ये सब का तकरीबन 1 महीना वो ट्रेनिंग पाती हैं जितने भी हैं, और उन्होंने सारे जो मेल ऑफिसर्स हैं उनके साथ ट्रेनिंग की सियाचिन बैटल स्कूल में। मुझे लगता है एक वाकई सबको गर्व महसूस होना चाहिए। राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली शिवा चौहान ने सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने 11 साल की छोटी उम्र में अपने पिता को खो दिया था। इसके बाद शिवा की मां ने बेटी की पढ़ाई का पूरा ख्याल रखा और सेना में जाने के लिए उन्हें प्रेरित करती रही, और यही वजह रही कि शिवा ने चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA से ट्रेनिंग ली। इसके बाद उन्हें मई 2021 में भारतीय सेना की इंजीनियरिंग रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। इतना ही नहीं, जुलाई 2022 में कैप्टन शिवा चौहान ने करगिल विजय दिवस पर 508 किलोमीटर सुरासोई साइकिल अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व भी किया और अब वो अगले 3 महीनों तक सियाचिन की ऊंची चोटियों पर देश रक्षा का कर्तव्य निभाएंगी। कैप्टन चौहान की इस उपलब्धि की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है और वो देश की बेटियों के लिए एक मिसाल बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम युद्ध क्षेत्र में सियाचिन की गिनती होती है, जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। 1984 से ही करीब 76 किलोमीटर लंबे पूरे सियाचिन ग्लेशियर और इसके सभी प्रमुख दर्रे भारत के नियंत्रण में है। भारत की सबसे ठंडी जगहों में पहले पायदान पर सियाचिन का ही नाम आता है। जनवरी महीने में यहां का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दिसंबर और जनवरी में कभी कभी तो यहां पर 20 फीट तक बर्फबारी होती है और ऐसे हालात में हमारे वीर जवान किसी महामानव से कम नहीं है। उन्हीं की तरह हाथों में हथियार लिए हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें भारतीय सेना के जवान बेहिसाब ठंड की वजह से जमे अंडे, टमाटर और जूस के पैकेट को हथौड़ी से तोड़ते हुए नजर आ जाएंगे। फिर भी देश के लिए उनके जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं आती है। भौगोलिक स्थिति की वजह से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण सियाचिन में तैनाती के दौरान पाकिस्तान और चीन की गतिविधियों पर वो नजर रखते हैं। सियाचिन के एक तरफ पाकिस्तान नियंत्रण वाला इलाका है तो वहीं दूसरी तरफ है चीन, और यही वजह है कि सियाचिन को दुनिया का सबसे मुश्किल और खतरनाक युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। -50 डिग्री सेल्सियस तक हड्डियां गला देने वाली ठंड हर कदम पर यहां तैनात हर एक जवान का इम्तिहान लेती है, लेकिन फिर भी कुदरत की बेरुखी यहां तैनात वीर जवानों की शारीरिक ताकत और मानसिक शक्ति पर हावी नहीं हो पाती।
और इसकी वजह हमारे वीरों को महफूज रखने के लिए भारतीय सेना की तरफ से दी जाने वाली वो ट्रेनिंग शामिल है जिसका एकमात्र मकसद सियाचिन में तैनात होने जा रहे अधिकारियों और जवानों को इस कदर तैयार करना है ताकि वो मौसम की मार झेल सके। सियाचिन पर पोस्टिंग से पहले अधिकारियों और जवानों को क्या कुछ करना पड़ता है वो आपको बताते हैं। 1 महीने तक सियाचिन बैटल स्कूल में प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। 30 दिनों की इस ट्रेनिंग के दौरान कठिन मौसम के खिलाफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग यानी कि सहनशीलता की ट्रेनिंग दी जाती है। आइस वॉल क्लाइंबिंग यानी कि बर्फ की दीवार पर चढ़ने का भी अभ्यास कराया जाता है। इसके अलावा एवलांच एंड क्रेवास रेस्क्यू यानी कि हिमस्खलन और हिमस्खलन बचाव से जुड़े तौर तरीकों के बारे में भी इनको प्रशिक्षित किया जाता है। सियाचिन बैटल स्कूल में ट्रेनिंग के 1 महीने के दौरान सर्वाइवल ड्रिल का भी कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान अदम्य साहस प्रतिबद्धता का परिचय देने वालों को ही उनकी ट्रेनिंग और उस हिसाब से ही पोस्टिंग दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में होती है, यानी कि कुदरत की मार को सहने लायक टेस्ट पास कर लेने के बाद ही सियाचिन में तैनाती की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। 21,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर सैनिकों की पोस्टिंग सिर्फ 90 दिन यानी कि 3 महीने के लिए ही होती है और ये अवधि पूरी होते ही वीर जवानों को वापस बेस कैंप प्रतापपुर और खालसर बुला लिया जाता है। उनकी जगह दूसरे जवानों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया जाता है। ये क्रम 2 साल जारी रहता है और इस तरह 2 साल सियाचिन में तैनात रहने वाली यूनिट के जवानों को करीब 1 साल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात रहना जरूरी रहता है। देखिए, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहाँ पे सांस लेने की दिक्कत है क्योंकि आफ्टर हाई ऑल्टीट्यूड है और हाई ऑल्टीट्यूड में सांस लेना बहुत कठिन होता है। इसलिए आपको चलने में दिक्कत आती है, आपको सोने में दिक्कत आती है, आपको नींद नहीं आती है। तो इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है जो सियाचिन बैटल स्कूल में अमूमन 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। इसमें सबका जो एक्सपीरियंस करता है आदमी उधर रहने के लिए, उसके बारे में उसको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और उसको बताया जाता है। और उस 1 महीने की ट्रेनिंग के दौरान जैसे सर्वाइवल स्किल्स हुए, अवलांच एंड सर्च रेस्क्यू ड्रिल्स हुए, आपके क्रेविस क्रॉसिंग ड्रिल्स हुए, तो ये जो है कैसे रहना है, कैसे खाना है, किस तरीके से पानी पीना है और पानी पीते रहना है और किस तरीके से आपने बर्फ जो है उसको नंगी आंख से नहीं देखना है। आपके जो हाथ हैं बगैर दस्ताने पहने हुए किसी लोहे की चीज है किसी को हाथ नहीं लगाना है। तो ये जो चीजें हैं बार बार बताई जाती हैं, बार बार उसको दोहराई जाती हैं और जब एक तरीके से उसको आदत हो जाती है, हैबिट से बन जाती है 1 महीने के, उसको जब सियाचिन बैटल स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके बाद जो है उसको तकलीफ नहीं होती। चाहे बर्फ के ऊपर कैसे चलना है, क्रैम्पॉन्स को लगा करके कैसे चलना है, किस प्रकार से रैपलिंग करना है, तो ये जो नॉर्मल एक ट्रेनिंग हर जवान को और हर औहदेदार को दी जाती है क्योंकि सबको मालूम है कि अगर उसने सियाचिन में डिप्लॉय होना है और सियाचिन में उसको 90 दिन पक्का काटने हैं तो उसने किस तरीके से अपने आप को ढालना है जिससे कि उसको तकलीफ ना हो, और अगर होती है तो वो किस तरीके से अपना जो बड़ी है उसको बताता है कि मुझे इस प्रकार की तकलीफ हो रही है, तो उसके ऊपर वो तुरंत कार्रवाई करके उसकी जान बचाई जाती है। क्योंकि अमूमन देखेंगे कि वहां पे लड़ाई जो है वो 2 प्रकार की है। एक तो चलो दुश्मन है जिसको तो निपटा जा सकता है, लेकिन जो मौसम है इसके साथ लड़ना बहुत थोड़ा सा कठिन हो जाता है। वैसे सियाचिन में कई बार पूरा हफ्ता तक बर्फीला तूफान जारी रहता है। साल भर यहां कई फीट मोटी बर्फ की चादर ही जमी रहती है और ऐसे हालात में भी हमारे जवान यहां मुस्तैदी से डटे रहते हैं। ऐसे में उनको किन तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मेरे सहयोगी सुमित चौधरी बता रहे हैं। सियाचिन, जिसको दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड कहा जाता है, लेकिन सबसे ऊंची बैटलफील्ड पर छोटी छोटी चीजें भी अपने आप में एक जंग से कम नहीं होती है। सियाचिन, जहां पर भारतीय सेना लंबे समय से बनी हुई है, ऑपरेशन मेघदूत के बाद से भारतीय सेना ने इन मोर्चों को संभाला हुआ है। यहाँ की हाइट 18,000 से 24,000 फीट तक की है, जहां पर ऑक्सीजन नाक के बराबर होता है। ऐसे में यहाँ पर किसी भी जिंदगी के लिए या फिर जिंदगी के रहने के लिए बहुत मुश्किलें होती हैं, लेकिन भारतीय सेना इन इलाकों में लंबे समय से बनी रहती है।
हालांकि इसको लेकर कई प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें सबसे खास बात यह होती है कि उनके रहने और उनके पेट्रोलिंग करने के कई मापदंडों को बनाया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार सियाचिन में किस तरीके से रहा जाता है। दरअसल अमूमन जो भी शख्स आम जिंदगी पे या फिर नेचुरल प्लेटफॉर्म पे रहता है, उसके लिए कैलोरीज का इंटेक 1500-2000 होता है, लेकिन यहां पर 4000 से 5000 की कैलोरीज का इंटेक जरूरी होता है, क्योंकि करीबन 3 महीने के इस शिफ्टिंग में या फिर इस पोस्टिंग में 10 से 15 किलो तक का वजन एकदम से गिर जाता है। इसी वजह से बॉडी को पूरी तरीके से न्यूट्रिशन या फिर आप कह सकते हैं कि अच्छा रखने के लिए उनको खाना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी और ठंड के चलते भूख नहीं लगती। ऐसे में शरीर को मेंटेन कर पाना या फिर उनको उसका ख्याल रख पाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। सबसे बड़ी दूसरी चुनौती होती है डिहाइड्रेशन। ठंड की वजह से प्यास नहीं लगती, लेकिन अगर ठंड की वजह से प्यास नहीं लगेगी तो बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, जिसके चलते डिहाइड्रेशन की वजह से कई बार जान भी चली जाती है। दूसरा होता है एवलांच, और जो सर्द हवाएं होती हैं सियाचिन में, वो सबसे बड़ी एक और चुनौती होती है। एवलांच इतने भयानक होते हैं कि माना जाता है कि 2012 के अंदर पाकिस्तान की तरफ आए एक एवलांच ने 140 पाकिस्तानी जवानों की जान ले ली थी। वहीं अगर भारतीय कैजुअलिटीज की बात की जाए, अब तक करीबन 870 जवान इस पूरी डिफिकल्ट टेरेन में अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर रह पाना सबसे कठिन होता है। यहाँ पर रह पाना, एक दिन गुजारना ही किसी जंग से कम नहीं होता। अमूमन जब भी कोई जाता है तो उसको ना सिर्फ उसके रहने सहने के लिए, उसके खाने पीने के लिए, बल्कि कैसे उसको इन इलाकों में मूवमेंट करनी है या फिर कैसे चलना है, इसकी भी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। और यही वजह है कि कई फेजेस की ट्रेनिंग के बाद ही सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉयमेंट की जाती है। इन एरियाज के अंदर भारतीय सेना करीबन 1984 से लगातार पूरे टाइम यानी 12 महीने एक्टिव रहती है, यानी डिप्लॉय रहती है। लेकिन अब भी इन इलाकों की चुनौतियों को माप पाना या फिर उनके बारे में कुछ कह पाना बहुत अनिश्चित है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो जाता है, इसलिए हर जवान को कुछ ही समय के लिए यहाँ पर रखा जाता है और उसके बाद उनको नीचे उतार दिया जाता है, यानी पोस्ट के यानी जो बेस कैंप है उनके पास लाया जाता है। और ये रोटेशन लगातार चलती रहती है। लेकिन फिर भी कई जवानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें फ्रॉस्ट बाइट के साथ साथ उनको स्नो बाइट कह सकते हैं कि स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसके अलावा कई ऐसी हाइपो या फिर कई ऐसी चीजें हैं जिनका सामना उनको अक्सर करना पड़ता है। बर्फीले सियाचिन की खबर के बाद अब बर्फीले उत्तर भारत की बात करते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है, लेकिन सर्दी का सितम पूरा उत्तर भारत झेल रहा है। इस समय देश के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में सर्दी पूरे रंग में है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है, मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चल रही हैं। ज्यादातर मैदानी इलाकों की सुबह कोहरे से ही लिपटी रहती है। राजस्थान के कुछ इलाकों में तो पारा 0 से नीचे तक पहुंच गया है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में किस तरह का आलम है, देखिए जरा। आसमान से गिरी बर्फ, जमीन पर बिछ गई सफेद चादर। उत्तराखंड के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री में मंदिर परिसर और पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से लिपटी हुई हैं। वैसा ही हाल यमुनोत्री का भी है। यमुनोत्री मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका है। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरे ने सितम ढा रखा है। ठंड से बचने के लिए लोग या तो घरों में ही कैद हैं या फिर सड़कों पर अलाव का सहारा ही इकलौता सहारा है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तो पारा 0 से भी नीचे लुढ़क गया। यहाँ की तस्वीरें तो कुछ वैसी हैं जैसा अक्सर कश्मीर में देखा जाता है। पत्तों पर भी बर्फ जमने लगी है। राजधानी दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।
इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है कर्तव्य पथ पर है। यहाँ से अंकित आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, हम इंडिया गेट की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि धुंध की चादर यहाँ पर नजर आ रही है, कोहरा जो है वो नजर आ रहा है, इतना ज्यादा कोहरा और धुंध है जिसके कारण तस्वीरें और विजिबिलिटी जो लेवल है विजिबिलिटी का वो पूरी तरह से कम हो चुका है। और दिल्ली में घने कोहरे की जगह जगह पर मार पड़ी हुई है, इसलिए घने कोहरे से दृश्यता 200 मीटर या फिर कह सकते हैं कि उससे कम तक की ही बची रह गई है। इससे सड़क और रेल परिवहन का जो क्षेत्र है वो भी प्रभावित हुआ है और अब अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में जो पारा है वो इसी तरह से बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे में ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। राजधानी में मंगलवार इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। पिछले कुछ सालों में 3 जनवरी को न्यूनतम तापमान की बात करें तो 1972 में 5.6 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि 2019 में 6.2 डिग्री देखा गया और 2020 में 12.2 डिग्री दर्ज किया गया और अगले साल यानी 2021 में 10.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। हालांकि 2022 में तापमान कुछ ज्यादा ही लुढ़का और 4.6 डिग्री तक पहुंच गया और 2023 में सबसे ज्यादा सर्दी का सितम देखा गया। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री तक पहुंच गया। जिस तरह से मौसम अभी बहुत ठंडा बना हुआ है, कब तक ऐसा ही टेम्परेचर बना रहेगा? हाँ, आज जैसे सफदरजंग 4.4 है, वो तो सीजन का लोएस्ट है, ठीक है, और इवन पार्ट्स ऑफ दिल्ली ऑल्सो 3 डिग्री 3.4, सो कोल्ड वेव चल रहा है और उसके साथ साथ दिन का तापमान आज भी 15 का नीचे आएगा। सो कोल्ड डे है, दिन में सूरज नहीं है और फॉग कवर लो क्लाउड जो है लास्ट 48 आवर्स हो गया, अभी 2 दिन रहेगा। उसके बाद 7th में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। बिल्कुल पिछले स्पेल जैसे हम लोग मॉनिटरिंग किया था 19 से 27, सो ये स्पेल भी ऐसे ही न्यू ईयर से इंटेंस आ जाए और ये कंटिन्यू करेगा 6th तक और 7th में तो WD आ रहा है, ये सारा चला जाएगा। लिहाजा मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी अगले 3 से 4 दिनों तक राजधानी घने कोहरे की चादर में लिपटी रहेगी। दिन के तापमान में भी गिरावट आ सकती है, जिससे शीतलहर का प्रकोप और बढ़ सकता है। राजधानी के अलावा सर्द हवा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका राजस्थान का रहने वाला है। मोस्ट अफेक्टेड इज द राजस्थान। जैसे हमारा जो चूरू है, शिकर है, वो 2 डिग्री 1 डिग्री 0 पॉइंट समथिंग माइनस साइड में है और सीवियर कोल्ड वेव है। पंजाब में भी जो गुरदासपुर और डे टेम्परेचर जो है पूरा इलाका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार 9 से 13 डिग्री, जहां टेम्परेचर होना चाहिए 18 से 22 डिग्री, तो 8 से 10 डिग्री बिलो नॉर्मल है। तो इसलिए जो जनरल हमारा पब्लिक है ना, जो काम करते हैं, उनको बहुत सीवियर इम्पैक्ट होता होगा, क्योंकि दिन में भी गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, जैसे ही बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। सो इसलिए हम लोग बार बार वार्निंग रेड कलर दिए हैं, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान भी ऑरेंज कलर दिए हैं कि ठंड का जो सेफ्टी है कि आप अपने को गर्म रखे, स्वेटर पहने और हीटर के पास रहे। सर्दी का ये सितम अभी कुछ और दिन जारी रहने वाला है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप एहतियात बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ठंड के मौसम में कोहरा छा जाना कोई नई बात नहीं, लेकिन इन दिनों कोहरा इस कदर है कि कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम है। कोहरे की वजह से आज सुबह लोगों को 5 मीटर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरे का असर यातायात पर भी देखने को मिला है। वाहन चालक डिपर लाइट जलाकर वाहन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर एहतियात लोग जरूर बरत रहे हैं। गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हुई है। कोहरे की वजह से यात्रियों को विमान कंपनियों ने SMS के जरिए जानकारी देनी भी शुरू कर दी। कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। इतना ही नहीं, आज 60 से ज्यादा ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। कईयों को डाइवर्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती ठंड को देखते हुए एहतियात बरतने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने इसी बाबत एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, कुछ दिनों से प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का मौसम है। इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इन हादसों को कम करने के लिए हमें 5E यानी कि एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और एनवायरमेंट पर फोकस करते हुए एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। यानी सड़क दुर्घटना से अगर आपको बचना है तो 5E यानी कि एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर, एनवायरमेंट पर फोकस करना है। और इसके अलावा सर्दी में इस समय बच्चों को बचाना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए ज्यादातर राज्यों में सरकारों ने स्कूल बंद कर दिए हैं।
15 जनवरी तक विंटर वेकेशंस बढ़ा दी गई हैं। बच्चों के अलावा इस सर्दी के सितम ने दमा और अस्थमा के रोगियों को भी परेशान किया है और उनको भी बचाना इस वक्त बहुत जरूरी है। सर्दी बहुत है और मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में फिलहाल इसी तरह की गलन वाली सर्दी रहेगी। लेकिन ऐसे में आपको क्या करना है, कैसे आपको अपना ख्याल रखना है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर एम वली। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो हैप्पी न्यू ईयर डॉक्टर साहब, हैप्पी न्यू ईयर। और गुड न्यूज टुडे की तरफ से भी आपको हैप्पी न्यू ईयर और लोगों का हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी ही रहे। इसके लिए मेरा पहला सवाल आपसे कि सर्दी जब लगती है, हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि हमें जुकाम है या खांसी है और हमें ठंड लग गई, लेकिन वो ठंड हमारे शरीर में हड्डियों तक पहुंच गई है और वह एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। उसके लक्षण क्या क्या होंगे, बताइए, कैसे पता चलेगा हमें? देखिए, सबसे पहले जब हम गर्म बिस्तर में से या गर्म कमरे में से ठंडे टॉयलेट की तरफ जाते हैं तो एक्सपोजर होता है। तो सबसे पहला तो एक्सपोजर होगा। उसके बाद समय पर भी ये निर्भर करता है। सुबह और रात को जैसे लोग एल्डरली लोग पेशाब करने जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा सर्दी लग जाती है। उसमें सबसे पहला लक्षण, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग दांत बजते थे, कड़कड़ाती सर्दी तो वो कट दांत बजते थे। तो वो बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है सर्दी से लड़ने का, तो प्रोड्यूस हीट। उसके बाद बदन में ऐंठन, सबसे पहला लक्षण इसका सरदर्द भी हो सकता है, छींक आ सकती है उससे पहले। और जुकाम जिसको आप कह रहे हैं बिल्कुल राइटली सो, वो पहला रिएक्शन होता है नोज की लाइनिंग का, जो पानी बन के निकलता है टू वॉश अवे फ्रॉम एनी एब्नॉक्शियस मटेरियल जो घुस जाता है नाक में सर्दी के साथ। कुछ कण, कुछ पोल्यूशन, कुछ धुआं या कुछ कोई भी पार्टिकल्स, फंगस हो सकता है, वायरस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल है कि इस सर्दी में कौन सी ऐसी, क्योंकि नॉर्मली आजकल तो बाहर कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त और कोविड के बाद रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में इस सर्दी किन पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए अपना? देखिए, छोटे बच्चों को सबसे पहले सर्दी से बचाना चाहिए। फिर जो इवन एडल्ट्स हैं उनको प्रॉपरली ड्रेस होकर बाहर निकलना चाहिए। तो मैं कभी कभी शादी में देखता हूँ कुछ लेडीज थोड़ा प्रॉपरली ड्रेस नहीं होते हैं, कवर्ड रखना चाहिए, शॉल, कोट, व्हाटएवर जो आपको गर्म रख सके, क्योंकि एक्सपोजर जब होता है उस समय पता ही नहीं लगता है। इसके बाद जो है वो एल्डरली लोग जो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, कुछ एल्डरली बहुत लीन एंड थिन होते हैं, उनको भी वेल प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। स्मोकर्स को बहुत जल्दी लंग में इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा एस्थमा के पेशेंट्स और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स और लेडीज में खास तौर से थायराइड की जो फीमेल्स होती है, मेल्स में भी होता है थायराइड, बट खास तौर से जो थायराइड जिन लेडीज को होता है उनको बहुत ज्यादा सर्दी लगने का खतरा बना रहता है। जो लोग कुछ भी हाइपरटेंशन की दवाएं खाते हैं, एस्थमेटिक होते हैं या कोई स्टेरॉइड वगैरह चल रहे होते हैं, ये हम लोग बहुत बार बात करते हैं इन ग्रुप्स की, वही सब ग्रुप इसमें भी अवेलेबल है, वैलिड है। लेकिन सबसे खास तौर से मैं ये कहूँगा कि सडन एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए। सडन एक्सपोजर से किसी मजबूत से मजबूत इंसान को भी जाड़ा जो है पकड़ सकता है, और एक बार अगर जाड़ा घुस जाता है तो फिर वो करीब 8 से 10 घंटे के बाद फीवर आता है, तो हमको बीच में पता नहीं लगता है कि जाड़ा हो गया। तो ये बहुत जरूरी होता है। और जो भी दवाएं खा रहे लोग, जैसे कि ब्लड प्रेशर की, दमा की, और शुगर वालों को भी कभी कभी ऐसा होता है एक्सपोजर का पता नहीं लगता है, क्योंकि न्यूरोपैथी होती है, उनकी नसें कम सेंस करती हैं। तो ये सब जो कैटेगरीज हैं उनको ये हिदायत है कि वो बहुत सावधान रहें। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे, स्पेशली उन लोगों के लिए बताइए जिनका ऑक्सीजन लेवल अप एंड डाउन चल रहा है इस समय, क्योंकि रहता है, उनको किस तरीके से अपना ख्याल रखना है, और 5 ऐसे टिप्स अगर आप हमें दे पाएं तो सर्दी से बचने के लिए। सबसे पहला टिप तो ये है, एक्साइटमेंट में मॉर्निंग में वॉक करने न जाएं, इवन यंगस्टर्स अवॉइड करें, एल्डरली बिल्कुल न जाएं। दूसरे, खाने में ऐसी चीजें खाएं जो आपकी बॉडी को आराम दे सके। अगर आपके पास केसर अवेलेबल है, जाफरान, तो वो जरूर 1-2 पत्ती दूध में लें। जिनको डायबिटीज नहीं है, गुड़, मूंगफली बहुत हम लोग बचपन में खाते थे, रेवड़ी खाते थे, ये सब अच्छे फूड्स हैं, हाई कैलोरी फूड्स हैं जो जाड़े में एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तीसरा, वेल कवर्ड रहें, खासतौर से जिन लोगों के सर में बाल कम है, मेरे भी हैं, तो टोपी लगाने से बहुत आराम मिलता है। कैप लगाइए, फर कैप लगाइए, अच्छा कैप लगाइए, या नॉर्मल जो भी आप कैप, आप स्टाइलिश कैप लगाइए, सर को कवर रखिए। जो लोग एग खाते हैं, एग खाइए, अच्छे किस्म के एग जो आजकल फॉर्म एग मिल रहे हैं। तो ये सब फूड में, घर में अगर शुगर नहीं है तो गाजर का हलवा बना के रखिए, वो खाइए। एंजॉय द विंटर्स, बट
प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड, दैट्स माय मैसेज। डोंट के साहब हम बाहर नहीं जाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, घर में रहेंगे, लड़ाई में आलसी बन के लेटे रहेंगे, ये सब नहीं है। विंटर मीन्स एक्टिविटी, यू शुड बी एक्टिव एंड यू शुड बी वार्म एंड यू शुड बी वेल कवर्ड, ये मैसेज है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर्दी में आप अपना ख्याल रख सकते हैं और जरा सी सावधानी से आप सर्दी से भी बच सकते हैं। हिंदुस्तान की सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में हर तरह का मौसम हम एंजॉय करते हैं। गर्मियां आती है तो सर्दी भी आती है, तो सर्दी में ठिठुरन जरूर है, लेकिन आप इस मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। और इसको एंजॉय आप कैसे कर सकते हैं? खा पी के, क्योंकि सर्दी में खाया हुआ कहा जाता है कि पूरे 365 दिन आपके शरीर को लगता है। तो सर्दी में ठिठुरने की बजाय खाने पीने के ऑप्शंस आप क्या क्या चूज कर सकते हैं, चलिए अलग अलग शहरों में देखते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? गौरव तिवारी। अच्छा ये बताइए तिवारी जी कि यहाँ पर कौन से जो पराठे हैं वो मिल रहे हैं अभी? आलू का, दाल का, गोभी का, मूली का, मटर का, पनीर का, पापड़ का, टमाटर का, रबड़ी का, खुर्चन का, केले का, काजू का, करेले का, नींबू का, पुदीने का, हरी मिर्ची का, बेसन मिर्ची का, चीज का, गुड़ का, हरी मिर्च का, हर किस्म का पराठा मिलता है यहाँ तो आपने ब्रेडलेस बता दिया हमें मेन्यू एक तरह से। हाँ जी, हाँ जी। ना कुछ शनिवार है ना रविवार है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि चांदनी चौक की गलियों से यहाँ पर स्वाद का जायका जो है वो ले सके। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि कुछ कुछ ऐसे यहाँ के हम कह सकते हैं कि हॉट स्पॉट्स है खाने के मामले में, जो बहुत ही ज्यादा मशहूर है और जहाँ पर सबसे ज्यादा, चाहे वो दिन हो, रात हो, शाम हो, किसी भी तरह का मौसम हो, इस तरह की भीड़ जो है वो हमेशा रहती है। और अब भी जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मिल रहा है वो है, हम कह सकते हैं कि छोले भटूरे से लेकर जो मिठाइयां हैं वो सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर खाना पसंद करते हैं। क्योंकि ठंड के महीने में आप देखिए दिल्ली जो है वो जाना भी इसीलिए जाता है। दिल्ली है फेमस चांदनी चौक के लिए और चांदनी चौक फेमस है यहाँ के मशहूर छोले भटूरों के लिए। तो यहाँ पर कंवरजी भागीरथ की दुकान पर हमारी मौजूदगी है। भाई साहब ये बताइए कि अभी ठंड का महीना है, ठंड का मौसम है, किस तरह से लोग आ रहे हैं यहाँ पर? बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है लगभग रोज? लोगों की भीड़ तो अच्छी खासी आ रही है। शॉपिंग के लिए लोग आते हैं, विंडो शॉपिंग वगैरह भी करते हैं और आज नया साल का भी जो है टाइम, तो अच्छी भीड़ आ रही है लोगों की। कौन से अलग अलग तरह के समोसे हैं? जी मटर के समोसे हैं, फ्रेश मटर के। इस सीजन में हम फ्रेश मटर के ही बनाते हैं जब हरी मटर आती है। और आलू के समोसे हैं, मटर की कचौरी है। और नमकीन में क्या क्या है यहाँ पे? फेमस है वो दालमोट है, आलू का लच्छा है, काजू वाली दाल बीजी है, और ये मिठाई में इमरती। और हाँ जी, नमकीन में काजू वाली दाल बीजी है जी, जो 170 साल से पुरानी है, मतलब बहुत फेमस है, इसी के लिए हम जाने जाते हैं। पहले तो क्या खास बात है इसकी? इसका जो मसाले हैं सारे गरम मसाले वगैरह हम अपने आप ही पीसते हैं और अपने आप ही हमारी इसकी फॉर्मेशन है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।